स्टाफिंग की डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है यहाँ पर। इट रेफर्स टू ऑब्टेनिंग, पहले तो आपको ऑब्टेन करना है, फिर मेंटेन करना है, फिर यूटिलाइज करना है एक सैटिस्फैक्टरी और सैटिस्फाइड वर्कफोर्स। यानी कि सबसे पहले स्टाफ को मैं ऑब्टेन करूंगी, ठीक है जी, यानी कि स्टाफ को बुला के लेकर आऊंगी कि आओ और मेरी कंपनी में जॉब करो। ऑब्टेन किया, फिर यूटिलाइज किया, यानी कि मैंने उनसे काम लिया, और उसके बाद सिर्फ काम लेने तक मेरा काम सीमित नहीं है, मुझे तो उनको मेंटेन भी करना पड़ेगा। और एक अच्छा एम्प्लॉय मिला, 2 महीने काम करके चल दिया, तो क्या ये कंपनी की जीत हुई? नहीं हुई। तो ऑब्टेन भी करना है, यूटिलाइज भी करना है, मेंटेन भी करना है। तो क्या 3 वर्ड्स है? ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग, मेंटेनिंग। रिपीट, ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग, मेंटेनिंग। तो मैंने ऑब्टेन किया, यूटिलाइज किया, उनसे काम लिया, मेंटेन किया एक सैटिस्फैक्टरी, सैटिस्फैक्टरी यानी कि संतुष्ट करने वाले, मतलब बहुत अच्छा काम करने वाले, एंड सैटिस्फाइड वर्कफोर्स, और खुद भी कैसे रहने वाले? सैटिस्फाइड। यार अगर एम्प्लॉय खुद सैटिस्फाइड नहीं होगा ना अंदर से, तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। तो यहां तक समझ में आया स्टाफिंग की क्या डेफिनेशन है? इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग, utilizing, maintaining a satisfactory and a satisfied workforce। शाबाश, दोबारा बोलते हैं। It refers to obtaining, utilizing, maintaining a satisfactory and a satisfied workforce। यहां तक समझ में आया? तो बड़े अच्छे से हमने ये डेफिनेशन याद की। एक और डेफिनेशन है जो थोड़ा सिंपलर वर्जन है। इट मींस पुटिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। आप दोनों में से, वैसे तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी, ऊपर वाली डेफिनेशन याद कर लो, दूसरी वाली इसीलिए करवाई है कि एमसीक्यू आ जाता है या फिल इन द ब्लैंक आ जाता है, या ये डेफिनेशन लिख के पूछ लेते हैं कि कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पॉइंट आउट कर रहे हैं, स्टाफिंग को पॉइंट आउट कर रहे हैं। क्योंकि स्टाफिंग में हम क्या करते हैं? वी पुट द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब, ठीक है, सही व्यक्ति को हम सही काम देते हैं करने के लिए, तो बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत आगे निकल जाएगी, ठीक है। तो मैं आज बैठी हुई थी, तो मैंने आज सुबह 2 एग्जाम्पल्स निकाले आप लोगों को एक राइट स्टाफ मेंबर की इंपॉर्टेंस समझाने के लिए, ठीक है। तो आप लोग जानते ही हैं कि पहले जो है एक ही कंपनी उठा लेते हैं जी, एप्पल। तो एप्पल कंपनी किसने शुरू की थी? वेरी गुड, स्टीव जॉब्स, ठीक है, शुक्र है कुछ बच्चों को पता है। तो स्टीव जॉब्स जी को अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया था, ये बात शायद आप लोगों को नहीं पता होगी। स्टीव जॉब्स को बहुत अपने ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि उनको काम से निकाला जाए, ठीक है। अब वो क्यों निकाला गया था उनको, आप उनकी बुक पढ़िए, ऑटोबायोग्राफी, आपको पता चलेगा। अब उसके बाद कुछ सालों बाद उस कंपनी ने दोबारा स्टीव जॉब्स को बुलाया, बिकॉज जैसे ही स्टीव जॉब्स कंपनी के बाहर गए, कंपनी ने भी लॉसेस में जाना शुरू कर दिया। स्टीव जॉब्स वापस आए और कंपनी को ऊंचाइयों तक ले गए। स्टीव जॉब्स की डेथ के बाद कंपनी किसके हाथों में है अब? हु इज द सीईओ ऑफ द एप्पल राइट नाउ? टिम कुक। टिम कुक भी बहुत अच्छे सीईओ साबित हो रहे हैं, हम सब जानते हैं। हर साल आईफोन का नया मॉडल लॉन्च हो रहा है, हर साल बढ़िया चीजों से आईफोन जो है प्रॉफिट कमाता जा रहा है, वो कंपनी आगे बढ़ती ही जा रही है। तो यानी कि ये एक राइट एग्जाम्पल है कि कैसे एक अच्छे स्टाफ मेंबर से आपकी कंपनी जो है वो कहाँ की कहाँ पहुंच सकती है। चलिए और बात करते हैं मैकडॉनल्ड्स। मैकडॉनल्ड्स में ऐसे ही मजाक मजाक में वहां का एक रीजनल मैनेजर था, उसने सोचा एक प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए बॉक्स में आए बच्चों के लिए, ठीक है, जिससे बच्चे खुश हो जाएं, और उसको नाम दिया गया हैप्पी मील। अब हैप्पी मील सिर्फ एक छोटा सा आइडिया था और इतना बड़ा कमाल हो गया कि आज 3 मिलियन हैप्पी मील्स मतलब हर दिन बिकते हैं। जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मैकडॉनल्ड्स इज अर्निंग। कैसे अर्न किया? एक अच्छे स्टाफ मेंबर के आइडिया के कारण। तो स्टाफ बहुत जरूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एक अच्छा स्टाफ होगा ना बेटा, वो गिरी हुई कंपनी को भी ऊंचाई तक पहुंचा देगा, और एक बुरा स्टाफ मेंबर अगर आ गया ना बेटा, तो वो ऊपर पहुंची हुई कंपनी को भी नीचे गिरा देगा। तो इसीलिए ये चैप्टर समझना है, सिर्फ रट्टा मारने के लिए नहीं पढ़ना, ये याद भी रखना है कि स्टाफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने क्या पढ़ा? स्टाफिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ obtaining, utilizing, maintaining a satisfactory and a satisfied workforce, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आगे यहाँ पर क्या लिखी हुई है उसकी इंपॉर्टेंस, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस समझाने से पहले एक चीज दिमाग में आ रही थी, आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी, घर से ही सोच के आई थी कि क्या है ना, अभी आप लोग अपने लिए एक लग्जूरियस लाइफ इमेजिन तो करते ही होंगे कि आगे चल के मुझे एक बहुत बड़ा घर चाहिए, मुझे एक बहुत बड़ी कार चाहिए। हो सकता है आप लोगों का बहुत ही मतलब हर बंदे का यार अपना इंडिविजुअल सपने होते हैं,
है ना। तो मुझे मूवीज देखने का बहुत शौक है, तो मेरा एक ड्रीम ये है कि मैं जब अपना न्यू हाउस बनाऊंगी ना, मैं उसमें ना एक बड़ा सा रूम बनाऊंगी। वो होम थिएटर नहीं होता, वो मैंने देखा अमीर लोग लगाते हैं अपने घर में, पूरा एक ऐसे रूम बना लेते हैं, तो उसमें सीटें लगाते हैं, आराम से बैठ के मूवी देखते हैं। तो वो मेरा सपना है। लेकिन जब तक कि वो सपना मेरा रियल नहीं बन जाता या सच नहीं बन जाता, तब तक क्या मैं वेट करूंगी, बैठी रहूंगी, कुछ नहीं करूंगी? तब तक मैं उसके लिए मेहनत करूंगी, है ना। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास इस क्लास में आकर 100 स्टूडेंट्स बैठकर मुझसे पढ़े, तो मैं आज उसके लिए क्या कर रही हूँ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग एक ब्राइट फ्यूचर चाहते हो ना बेटा, तो आप आज क्या कर रहे हो ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्या आप आज पढ़ रहे हो उतना कि आप डिजर्व करो वो टाइप ऑफ फ्यूचर? अब आपको लग रहा होगा नहीं, हमारे पास तो बहुत पैसा ऑलरेडी है, या हम लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, हमारे पापा हमें ये प्रोवाइड कर रहे हैं। आई एम आस्किंग यू, क्या आप ये चीजें प्रोवाइड कर पाओगे अपने बच्चों को इन फ्यूचर, या अपने आप को इन फ्यूचर? बच्चे तो चलो बहुत दूर की बात है, अपने आप को क्या आप एक लग्जूरियस लाइफ गिफ्ट करना चाहते हो? तो उसके लिए आपको आज कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 2 महीने बता दिए मैंने, जुलाई और अगस्त, सितंबर में ही दिख जाएगा, ठीक है। सबके जब एग्जाम्स के रिजल्ट्स आएंगे तो बहुत मेहनत करनी है सबने। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है स्टाफिंग क्यों जरूरी है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सोनल। पर्सनल इसकी वैसे तो प्रोनाउंसिएशन होती है, लेकिन बच्चे हंसने लग जाते हैं, पर्सनल क्या होता है, तो हम पर्सोनल बोल लेते हैं। तो हमें सबसे पहले ऑब्टेन करना है काबिल स्टाफ को, एक अच्छे काबिल स्टाफ को हमें ऑब्टेन करना है। तो स्टाफिंग एक ऐसा प्रोसेस है, जब आप पूरा स्टाफिंग प्रोसेस पढ़ेंगे ना, तो आप उसमें देखेंगे कि कैसे उसकी मदद से आप डिस्कवर कर सकते हो, ढूंढ सकते हो और ऑब्टेन कर सकते हो कॉम्पिटेंट स्टाफ मेंबर्स को वेरियस जॉब्स के लिए। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग टाइप की जॉब्स होती हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए आपको काबिल लोग चाहिए। तो स्टाफिंग के प्रोसेस से आप उन काबिल लोगों को आइडेंटिफाई भी कर सकते हो और अपनी कंपनी के अंदर लेकर भी आ सकते हो। सेकंड पॉइंट, हायर परफॉर्मेंस। सीधी सी बात है, अगर सही व्यक्ति को सही जॉब पे रखा जाएगा तो परफॉर्मेंस बढ़िया क्यों नहीं होगी, बताइए, होगी ना। चलिए 2 स्कूल्स की एग्जांपल लेते हैं। स्कूल नंबर 1, सिफारिश के बेसिस पे टीचर्स को ले लेते हैं, यानी कि वो कैसा पढ़ाते हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, वो फलाने रिश्तेदार हैं उनको लेना ही पड़ेगा, वो उनके नोन से आए हैं लेना ही पड़ेगा। और सेकंड स्कूल है, सेकंड स्कूल क्या करता है, बहुत ही ज्यादा रिजिड, पहले तो रिटन टेस्ट लेता है, फिर उसके बाद टीचर्स को बुलाता है इंटरव्यू के लिए, फिर थर्ड लेवल में डेमो लेता है, और जब स्टूडेंट सेटिस्फाइड होते हैं तब उन टीचर्स को जॉब पे रखता है। सीधी सी बात है, आप जानते हैं कि दूसरे स्कूल में बच्चों की पढ़ाई भी अच्छी होगी और मार्क्स भी अच्छे आएंगे एज कंपेयर टू पहला स्कूल। सही कहा ना मैंने। तो यही स्टाफिंग है, पुटिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। जब आप सही व्यक्ति को सही काम करने के लिए दोगे, तब आपकी ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली जो है 100% जो है वो ग्रो करेगी। कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ। देखिए बेटा, एक तरीके से ना स्टाफिंग के अंदर सिर्फ आप स्टाफ मेंबर्स को लेकर नहीं आ रहे हैं, आप उनको मेंटेन भी कर रहे हैं, है ना। आप उनसे काम भी ले रहे हैं, आप उनको मेंटेन भी कर रहे हैं। तो इसीलिए जब आप उनको मेंटेन कर रहे हो ना, या जब आप उनसे काम ले रहे हो ना, तब आप कंटिन्यूअस सर्वाइवल और ग्रोथ कर रहे हो, क्योंकि आप सक्सेसिव प्लानिंग कर रहे हो उनके लिए। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक मैनेजर है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो मैं अब क्या करूंगी, उसकी प्रमोशन के लिए सोचूंगी, या मैं सोचूंगी कि उसको मैंने आगे कौन सी ट्रेनिंग दिलानी है। हम लोग भी दिलाते हैं बेटा ट्रेनिंग। मेरे पास एक एम्प्लॉय था 1.5 ईयर बैक, मैंने उसको कंप्यूटर क्लासेस दिलवाई थी स्पेशली, हम लोगों ने, हमारे सारे टीचर्स ने मिलकर, ताकि वो कंप्यूटर को बहुत अच्छे से ऑपरेट कर सके। उसकी टाइपिंग फास्ट होगी तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर होगा ना बेटा। तो हर कंपनी में यही होता है, आप अपने मैनेजर्स के लिए आगे प्लान करते हो, और इसी प्रकार आपकी कंपनी की कंटिन्यूअस सर्वाइवल और आगे चल के ग्रोथ भी हो जाती है। अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ये बहुत ध्यान से समझना है बेटा। नंबर 1, स्टाफिंग एक ऐसी चीज है जिससे आपको पता चलेगा आगे चल के कि कैसे हमें पता लग सकता है कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने स्टाफ मेंबर्स की जरूरत है। मैं आपको सिंपल बताती हूँ, देयर आर 2 एनालिसिस। एक होता है वर्क फोर्स एनालिसिस और एक होता है वर्क लोड एनालिसिस। बेटा वर्क फोर्स एनालिसिस से पता चलता है कितने स्टाफ मेंबर्स ऑलरेडी हैं, और वर्क लोड से पता चलता है कितने और हमको चाहिए। अब मान लीजिए वर्क फोर्स एनालिसिस किया, हमारे पास 10 स्टाफ मेंबर्स हैं, और वर्क लोड करके हमें पता चला हमें 11 की जरूरत है, यानी कि हमारे पास अभी 10 हैं, 11 की जरूरत है, यानी कि अभी हम अंडर स्टाफ हैं, हमें एक स्टाफ मेंबर और चाहिए। पता लग गया, ढूंढेंगे, एम्प्लॉय कर लेंगे, सिंपल। लेकिन अब दूसरा सिनेरियो दीजिए, वर्क फोर्स एनालिसिस किया, हमारे पास 10 हैं, वर्क लोड किया तो देखा हमें तो सिर्फ 9 की जरूरत है, यानी कि हमारे पास एक स्टाफ मेंबर एक्स्ट्रा है, यानी कि उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन सैलरी तो जा रही है ना उसको भी, पैसा तो कंपनी का खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब ये एनालिसिस करके दोनों सिचुएशंस में
हम एकदम सेफ साइड आ जाएंगे। अगर एक एक्स्ट्रा स्टाफ मेंबर की जरूरत है तो ले आओ, वेल एंड डन। अगर एक स्टाफ मेंबर को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है, यानी कि उसकी जरूरत नहीं है, तो हमारा खर्चा बचेगा, उसे बाय बाय बोलना पड़ेगा। यहां तक समझ में आया? तो ये यही कह रहे हैं, कहते हैं इससे आपकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाएगी, ओवर मैनिंग नहीं होगी, ओवर स्टाफिंग नहीं होगी और डिसरप्शन ऑफ वर्क भी नहीं होगा। मान लीजिए आपको अगर एक पर्सन की और रिक्वायरमेंट है और वो ऑफिस में नहीं है, तो काम तो खराब होगा ना बेटा। मुझे एक स्टाफ मेंबर चाहिए लेकिन वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में अभी नहीं है, तो मेरा काम तो खराब हो रहा है ना। मान लीजिए आपके स्कूल में 10 मैथ्स टीचर की रिक्वायरमेंट है लेकिन अभी 9 टीचर आ रहे हैं, तो एक ना एक क्लास ऐसी जरूर है बेटा जहां बच्चे पीरियड में वेले बैठ के जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, तो अब मैथ्स टीचर की एक जरूरत है। तो ऐसा होगा तो काम डिसरप्ट नहीं होगा, क्लास रेगुलरली लगती जाएगी। यहां तक क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। इंप्रूव्स जॉब सेटिस्फैक्शन। देखिए बेटा कैसे लोगों की जॉब सेटिस्फैक्शन इंप्रूव होती है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है, हमने दोबारा डेफिनेशन पे जाना है। हमने डेफिनेशन में पढ़ा है स्टाफिंग माने ऑब्टेन करना है, यूटिलाइज करना है, मेंटेन भी करना है। मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनके मोरल को बूस्ट करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना पड़ेगा, उनको टाइम टू टाइम असेसमेंट देनी पड़ेगी। ये काम आपने सही किए, ये काम आपने गलत किए, आगे से इनका ध्यान रखना। जब ऐसी असेसमेंट देंगे तभी तो एम्प्लॉइज अच्छे से काम करेंगे ना। और ये भी करना पड़ेगा, आपने ये अचीवमेंट की है इसलिए आपको प्रमोट किया जाता है, आपकी सैलरी बढ़ाई जाती है, इंक्रीमेंट दिया जाता है ना बेटा। तो ये चीजें होती है ना। तो अब यहाँ पर वही बताना है हमने कि हमारी स्टाफिंग प्रोसेस में सिर्फ ये नहीं है कि ऑब्टेन किया और यूटिलाइज किया, अरे मेंटेन भी करना है, जिसके लिए उन्हें जो चाहिए रिवॉर्ड देना पड़ेगा। ठीक है, उन्हें मेंटेन करेंगे और उनको जॉब सेटिस्फैक्शन फील होगी, दे विल फील वेरी सेटिस्फाइड विद देयर जॉब्स। वो जॉब छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर एक एम्प्लॉय जॉब छोड़कर जाता है ना बेटा, तो कंपनी का बहुत पैसा बर्बाद होता है ना। पहले एक एम्प्लॉय को ढूंढने में उन्होंने पैसा लगाया, एड दी, फिर वो आया, उसको ट्रेनिंग दी, इतना टाइम लगाया, इतना खर्चा किया, वो 3 महीने काम करके अगर 3 महीने बाद छोड़ के चला जाएगा तो कंपनी का नुकसान होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो इसीलिए हमने उनको सेटिस्फाइड भी रखना है। And with this we are done with the definition and importance. अब आप याद करके सुनाना शुरू करेंगे और लिखेंगे।